अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 3। तो जो लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे अफ़गानिस्तान चैप्टर की, जिसमें आज हम देखेंगे कि तालिबान रिजीम के लिए क्या क्या चैलेंजेस आने हैं या उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। लेट्स डिस्कस सम इंटरनल चैलेंजेस। तो जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उनमें हम स्टडी करेंगे डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं और विद इन द तालिबान रैंक्स चैलेंजेस क्या हैं। लेट्स डिस्कस डोमेस्टिक चैलेंजेस। तो आपको आइडिया है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अफ़गानिस्तान है वो एक वॉर टोन कंट्री है, मींस के पिछले कुछ 2 सेंचुरी से वहाँ पर लगातार जो है वॉर चल रही है। 2001 से 2020 तक अमेरिका रहा आफ्टर 9/11। देन उससे पहले की अगर हम बात करें 78 में या 9 में, आई थिंक 9 में इन्वेजन किया अफगानिस्तान का यूएसएसआर फोर्सेस ने और वो 1992 तक रहा। देन आफ्टर 1996 जो स्किर्मिशेस हैं वो लगी रहीं बिटवीन द अफगानिस्तान फैक्शंस। और उससे पहले की अगर आप बात करें तो जो ब्रिटेन और रशिया के दरमियान भी इसने एक बफर जोन का रोल अदा किया, मीन्स के ये लास्ट 2 सेंचुरी से मुसलसल जंग की सूरत हाल जो है वो फेस कर रहा है। तो जंग की वजह से जो वहाँ का डोमेस्टिक कल्चर है वो डिटेरियोरेट हो गया है। वहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं है कि गवर्नेंस कैसे करनी है। यूएसएसआर ने इन्वेड किया और कम्युनिस्ट रिजीम को बैक किया। 2001 में यूएसए ने इन्वेड किया और डेमोक्रेटिक रिजीम्स को बैक किया। उससे पहले वहाँ पर किनशिप्स रही हैं, तो वहाँ का जो डोमेस्टिक कल्चर है वो बिल्कुल डिटेरियोरेट हो चुका है। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ नोट करें तो जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो रहते हैं। पश्तून हैं, ताजिक हैं, कुर्द हैं, टर्क्स हैं, कुछ सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। तो जो 60% पॉपुलेशन है वो तो अफ़गानी है, बट जो 40% पॉपुलेशन है वो डिफरेंट फैक्शन से बिलोंग करती है। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसको एक यूनिटी बिटवीन द पब्लिक वो मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अगर तालिबान आएंगे तो वो पश्तून जो इंटरेस्ट हैं उन्हीं को परसू करेंगे और जो दूसरे फैक्शंस के लोग आएंगे वो अपने ही जो इंटरेस्ट हैं उनको परसू करेंगे। और हमेशा से ये देखा गया है कि लोगों की मर्जी के मुताबिक कभी भी वहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुई। तो जब वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में तमाम लोगों की कंसेंट है ही नहीं तो उस स्टेट का स्टेबल होना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ का जो डोमेस्टिक फैब्रिक है वो पूरी तरीके से डिस्पर्स हो चुका है, वो डिटेरियोरेट हो चुका है। देन आते हैं गवर्नेंस पर। गवर्नेंस मॉडल जो है वहाँ पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा है। लेट्स डिस्कस चैलेंजेस रिलेटेड टू गवर्नेंस। तो जो गवर्नेंस मॉडल है वो कौन सा होना चाहिए वो उन लोगों के लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली हमने देखा है कि जो इस्लामिक मॉडल है उसको ही परसू करने के लिए जोर दिया जाता है। बट जो इस्लामिक मॉडल है और वहाँ पर जो एथनिसिटी है वो भी बाइफरकेटेड है बिटवीन शिया एंड सुन्नी। तो किस सेक्ट का मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, शिया का होना चाहिए, सुन्नी का होना चाहिए, और वहाँ पर कौन सा निज़ाम सियासत होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अथॉरिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट फैक्शंस हैं तो हर फैक्शन की अपनी अपनी जो है वो ओपिनियन है, अपना अपना जो व्यू पॉइंट है। तो इस वजह से उनको गवर्नेंस मॉडल में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो पेश आ सकती हैं, क्योंकि अगर सुन्नी का इस्लामिक मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं देन शिया जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर वहाँ पर शिया का होता है देन जो सुन्नी हैं वो अपनी ऑब्जेक्शन देंगे। तो 2 चैलेंजेस हैं, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा रिलेटेड टू इंटरनल चैलेंजेस। द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक, द सेकंड वन इज गवर्नेंस। लेट्स डिस्कस इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो अफ़गानिस्तान जो है वो आपको पता है कि दुनिया का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, जो उनकी 40% जीडीपी है वो बेस्ड ही करती है फॉरेन असिस्टेंस पे। और जब से तालिबान पावर में आए हैं तो उनको फॉरेन असिस्टेंस मिलना भी बंद हो गई है या बहुत कम हो गई है। देन उसके बाद जो तालिबान का सेंट्रल बैंक है उसके जो फंड्स हैं वो
वाशिंगटन में है। मीन्स के जो तालिबान का सेंट्रल बैंक है वो वाशिंगटन में लोकेटेड है और वहाँ पर जो तालिबान है उनके एसेट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं मीन्स के अफगानी पीपल के। वो आई थिंक कुछ $7 बिलियन के करीब हैं। तो उनको भी यूएस ने फ्रीज कर दिया है। मीन्स के इनकी अप्रोच उन फंड्स तक नहीं है। और लास्ट ईयर आई थिंक कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई थी कि उन फंड्स को डिवाइड कर दिया गया था और जो $7 बिलियन था उनमें से जो आधी रकम है उसमें से जो हाफ अमाउंट है वो 9/11 के विक्टिम्स को ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर जारी किया गया था। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है अफ़गानिस्तान की वो बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन में है और इनके पास कुछ मीन्स ऑफ इनकम मीन्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं हैं। मीन्स के इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। एग्रीकल्चर में भी ये बहुत लो परफॉर्मर्स हैं क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है। वाटर की जो फराहमी है वो नहीं है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इसी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है। लेट्स डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स से भी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। मीन्स के अनस्किल्ड लेबर है क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं मोस्टली और जो पढ़े लिखे होते हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़ जाते हैं। कुछ यूरोप चले जाते हैं, कुछ मिडल ईस्ट में चले जाते हैं और इसी तरह जो है वो बाकी कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं और जो अनस्किल्ड पीपल हैं वो फिर यहीं रह जाते हैं। तो जो अनस्किल्ड पीपल हैं वो क्या इंडस्ट्री लगाएंगे, वो क्या एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेंटेनिंग यूनिटी विद इन द रैंक्स। अब जो तालिबान हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं या उनमें दो किस्म के धड़े बंदियां हैं। एक तो वो हैं जिनको हम मॉडरेट कहते हैं जो कि समझते हैं कि हमें दुनिया के साथ ही चलना चाहिए। जिस तरह की दुनिया जो है वो हम पर कंडीशन कंप्लाई करती हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन, तो हमें उनको मानना चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए। और जो दूसरे हैं वो हैं हार्डलाइनर्स। हार्डलाइनर्स ये बिलीव करते हैं कि हमने हमेशा जब भी आज़ादी ली है वो यूएसएसआर से ली है, वो यूएसए से ली है, वो अल्लाह पे बिलीव करके ली है। और जब अल्लाह ने हमें आज़ादी दी है, हमारे पास अपनी सोवरेनिटी हो गई है, तो हमें इस मुल्क में अल्लाह का जो निज़ाम है उसी को कायम करना है। मीन्स के दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट शरिया लॉ। तो तालिबानों को इन दोनों फैक्शंस में जो मिडल वे है वो तलाश करना है। तो क्या वो कामयाब हो सकेंगे एक मिडल वे जो है वो तलाश करने में। और इसी चीज़ में आप देखें कि हमेशा जो स्पॉयलर्स होते हैं वो रहते हैं ताकि इन रैंक्स में, इन दोनों रैंक्स में कभी भी यूनिटी जो है वो बरकरार ना हो सके और ये कभी भी स्टेबल ना रह सकें। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि तालिबान को इंटरनली फेस करने पड़ रहे हैं और काफ़ी हद तक आगे भी इनको फेस करने पड़ सकते हैं। लेट्स डिस्कस सम एक्सटर्नल चैलेंजेस। द फर्स्ट वन इज़ लेजिटिमेसी। अब तालिबान जो है वो क्या कर सकते हैं कि उनको इंटरनेशनल सोसाइटी में लेजिटिमेट करार दिया जा सके। तो लेजिटिमेसी उनकी तभी सस्टेन होगी जब वहाँ पर एम्बेसीज जो हैं वो ओपन होंगी। जब वहाँ पर कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज हैं वो ओपन ही नहीं हैं तो उनकी कैसे इवेल्युएशन हो सकेगी कि उनका रूल जो है वो लोगों के लिए लेजिटिमेट है कि नहीं है। तो वो कैसे कन्विंस कर सकेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी को। तो तालिबान को अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा वर्क करना होगा। एम्बेसीज को ओपन करना होगा, डिफरेंट जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना होगा। उनको बताना होगा कि भाई हम जो हैं वो ह्यूमन राइट वायलेटर्स नहीं हैं, हम जो हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करने को तैयार हैं। द सेकेंड वन इज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब दुनिया जो है उसको दोबारा ये ख़दशा है कि ये ना हो कि तालिबान के आने से जो अफ़गानिस्तान है वो दोबारा एक मिलिशिया लैंड बन जाए। मींस के वो एक हॉट बेड बन जाए मिलिटेंट्स के लिए। जिस तरह हमने देखा कि तालिबान के आने के बाद आईसिस ने अपने गढ़े जो है इधर स्ट्रॉन्ग कर लिए, अलकायदा दोबारा आ गया, टीटीपी जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया और इसी तरह बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिस्पर्स हुई हुई थी
तो उन्होंने भी अफ़गानिस्तान आना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान है वो दोबारा एक हॉटबेड बन गया है मिलिटेंट्स के लिए, और हो सकता है कि दोबारा यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो रीसर्च हो जाएं और वो तेज़ भी हो जाएं। तो जो रीजन की सिक्योरिटी है वो तालिबान के आने से अलर्ट मोड में चली गई है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी जो फेंसिंग है उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया है, ईरान ने अपने बॉर्डर्स जो हैं वो और स्ट्रिक्ट कर दी हैं। इसी तरह जो सेंट्रल एशियंस हैं उन्होंने भी अपने जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। लोगों की जो एक्सचेंज है उस पे भी उन्होंने काफ़ी डीप प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। तो जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि ये दोबारा मिलिटेंट्स के लिए एक अम्ब्रेला स्टेट की बुनियाद ना रख दें। जो थर्ड एक्सटर्नल चैलेंज है वो ये है कि तालिबान को अपना जो वजूद है उससे दहशतगर्द का जो उन पे एक ब्लेम लगा हुआ है उसको ख़त्म करना है, या अपने आप को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सच एज अलकायदा उनसे फ्री करना है, एग्जम्प्ट करना है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर तालिबान जो हैं वो करेंगे, मींस अपने आप को एग्जम्प्ट करेंगे, अपनी जो लैंड है इसको मिलिटेंट्स के लिए एक हॉट बेड नहीं बनाएंगे और एम्बेसीज ओपन करेंगे, तो उनके लिए ये जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनको परसू करना आसान हो जाएगा। देन एक्सटर्नल चैलेंजेस में एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, कि दुनिया जो है वो तब तक किसी स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करती जब तक वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई स्टेट जो है वो मेंटेन ना कर दे या उनको इंटरनेशनल स्टैंडिंग के मुताबिक इक्वल ना कर सके। तो आए दिन आप जो हैं वो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायोलेट हो रहे हैं, स्पेशली जो वुमेन राइट्स हैं जो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो जब तक जो तालिबान हैं वो फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक इनकी जो लेजिटिमेसी है वो मेंटेन नहीं हो सकेगी इन द इंटरनेशनल सोसाइटी। देन उसके बाद है फॉरेन असिस्टेंस का सबसे बड़ा इशू है, जिसको हमने अभी लास्ट स्लाइड में बड़े अच्छे से कवर किया है। मींस के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और जो इनकी जीडीपी है वो चलती ही फॉरेन असिस्टेंस पर है, और जो इनके एसेट्स हैं वो फ्रीज हो चुके हैं, और कुछ जो हैं जो आई थिंक यूएस की सुप्रीम कोर्ट है या आई थिंक कोई और लोअर कोर्ट होगी, उसने फैसला सुनाया था कि जो उनके पास रकम है अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक में वो हाफ डिवाइड कर दी जाए 9/11 के विक्टिम्स में। तो तालिबान को हमने डिस्कस किया कि दो चैलेंजेस का सामना है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, और जब तक वो इन दोनों चैलेंजेस को सॉर्ट आउट नहीं करते उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। लेट्स डिस्कस implication फॉर तालिबान टेक ओवर ग्लोबली। जो फर्स्ट वन है वो है सेट बैक टू यूएसए हेजमनी। तो भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यूएस को एक सवेयर डिबैकल का सामना करना पड़ा है इन अफगानिस्तान, और ये जो डिबैकल है उसने यूएस की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया है। अब वो चाहे जितना मर्जी जो है वो कैमोफ्लेज कर लें अपने मिलिट्री लॉस को इनटू पॉलिटिकल विन में, बट ग्लोबली लोगों को आइडिया है कि यूएसए जो है वो 20 साल रहने के बावजूद अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर भागा है, और इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि यूएसए की जो हेजमनी है उसको बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो चैलेंज करेंगी। आप एक चीज़ जो है वो नोटिस करें कि कैसे जो मिडल ईस्ट है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में कितना पैराडाइम शिफ्ट लेकर आया है। स्पेशली अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो कितनी जल्दी उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट लिया है फ्रॉम यूएसए टू रशिया एंड चाइना। तो हो सकता है यही कुछ वजूहात बनी हों कि जो सऊदी अरेबिया है या जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हों तालिबान की जीत की वजह से
कि जब वो लोग जो हैं वो विदाउट सस्टेनेबल इकोनॉमी, विदाउट एनी रोबस्ट डिफेंस सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म वो यूएसए को चैलेंज कर सकते हैं, तो हम क्यों पिछले 40-50 सालों से यूएसए के गुलाम बने हुए हैं। अब आई थिंक एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह के लास्ट ईयर यूएसए के कहने के बावजूद बाइडन के सऊदीया में विजिट के बावजूद जो सऊदी अरेबिया है उसने जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो कम कर दी रशिया के साथ मिल के ऑन ओपेक प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से एक हाई इन्फ्लेशन का दौर जो है अमरीकियों को देखना पड़ा। और अगर आप एक और चीज़ देखें तो जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है तेज़ी से चाइना की इन द मिडल ईस्ट, जैसे वो सऊदी अरेबिया और ईरान को नज़दीक लेके आया है, उन दोनों के दरमियान जो है वो सेटलमेंट्स उसने की हैं, तो ये यूएसए की जो हेजमनी है उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। तो जब से यूएसए को इतना डिबैकल जो है वो फेस करना पड़ा है, उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। रशिया यूक्रेन वॉर भी आई थिंक हो सकती है, आप उसको कह सकते हैं, इट मे बी नॉट अ पॉपुलर ओपिनियन, बट आप अपने एनालिसिस में इस तरह का जो पॉइंट है वो ऐड कर सकते हैं। देन जी हम डिस्कस करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑन इस्लाम, के तालिबान के आने से इस्लाम पर क्या इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पता है 9/11 के बाद जो इस्लाम की इमेज है उसको कितना डिस्टॉर्ट किया गया बाय इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया, स्पेशली जो ब्रिटेन थे और यूएसए का मीडिया था, उन्होंने इसको कितना जो इस्लाम का इमेज है उसको कितना डिस्टॉर्ट किया और बड़े बुरे अंदाज में मुसलमानों की जो डिपिक्शन है वो उन्होंने बताई, जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है उसको उन्होंने गलत वे में पोर्ट्रे किया। अब लेकिन उसकी जो बेसिस हैं वो हमें देखने को मिली कि जब तालिबान 1996 के बाद पावर में आए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो हैं वो मेजर्स लिए जो कि डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करते हैं। गर्ल्स को रोका एजुकेशन से, जो सख्त किस्म का शरिया लॉ था जो कि इस्लाम की वैल्यूज़ के साथ बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखता, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। लोगों को सरेआम फांसियाँ दी गईं और बहुत सारे जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करने के लिए, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को सप्रेस करने के लिए, वमेंस को सप्रेस करने के लिए। तो इस चीज़ ने वाकई ही वेस्टर्न लोगों में जो इस्लाम का इमेज है उसको पोर्ट्रे किया कि जो इस्लाम है वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, जिन चीज़ों की जो परमिशन है वो हमने दी रखी हैं रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हो सकता है कि तालिबान के दोबारा आने से अगर वो इस तरह के मेजर्स जो हैं वो लेते हैं तो जो इस्लाम की इमेज है वो दोबारा डिस्टॉर्ट हो सकती है और जो वेस्टर्न मीडिया है उसको एक नया पॉइंट मिल जाएगा ताकि वो इस्लाम के अगेंस्ट जो है वो अपना ओपिनियन दोबारा से रीजनरेट कर सकें उनकी जो नई जनरेशन है उसमें। तो इस्लामिक नैरेटिव के बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस्लामिक सोसाइटी पे क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की कि चंद रिसोर्सेज होने के बावजूद उन्होंने जो सुपर पावर है उसको शिकस्त दी और वो हमेशा से यही चीज़ को दोहराते आए हैं कि हमारा अल्लाह पर ईमान है और हम इस जंग को हमेशा जीतेंगे। और हमने पास्ट में भी फ्यू रिसोर्सेज के बावजूद जो सुपर पावर्स हैं उनको शिकस्त दी है। इसी वजह से अफगानिस्तान को द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। तो इस चीज़ ने उस टाइम पे आपने देखा कि लोगों को बड़ा मोटिवेट किया, जो इस्लामिक सोसाइटी है उसको बड़ा मोटिवेट किया कि सुपर पावर वगैरह कुछ नहीं होती, अगर इंसान में जस्तजू हो और वो अल्लाह ताला पर पूरा ईमान रखे तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमकिनार करते हैं। इसी तरह से रिलेटेड कोई एक स्पीच हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दी थी कि उन्होंने जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ दिया है अल्लाह पे ईमान की वजह से
और बहुत सारे भी हमने स्कॉलर्स ऐसे देखे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तायीद की और बड़ा जो तालिबान की अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने 20 साल जो है स्ट्रगल की और आखिर में फातेह करार पाए। तो आपको पता है कि हमें तो एक अर्तुगरुल ड्रामा ही वो इतना मोटिवेट कर सकता है। तो हमारे सामने ही एक लाइव एग्जांपल मौजूद है तालिबान की, तो उसने भी उस टाइम पे जो हमारी यूथ है जो बहुत ज़्यादा सप्रेस हुई हुई थी उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अब अगर तालिबान दोबारा से इस्लामिक शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ही होता है, इवन जो पनिशमेंट्स हैं और कुछ रिपरकशंस हैं वो इस्लाम के मुताबिक ही होते हैं, और वहाँ पर जो जस्टिस का निज़ाम है वो टोटली इस्लाम के मुताबिक होता है, मीन्स के एक क्विक जस्टिस सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो कि जस्टिस के सताए हुए हैं वो तालिबान जैसे गवर्नेंस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की आवाज़ें जो हैं वो रेज करेंगे? कुछ दिनों पहले हमने देखा कि तालिबान ने वुमेन्स के लिए एक अलग से शॉपिंग मॉल जो है वो बनाए, वहाँ पे लेडीज़ ही होंगी, जो स्टाफ मेंबर्स होंगे और जो खरीदने वाले भी होंगे वो भी लेडीज़ ही होंगी। इवन पाकिस्तान में कब से इस बात को इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा था, बट उन्होंने विदाउट किसी फॉरेन असिस्टेंस और विदाउट किसी मतलब किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। यही उनका विजन है ना कि हमने जो एक इस्लामिक सोसाइटी है वो उनके बारे में उनका ख्याल तो यही है कि हमने जो सैंक्टिटी ऑफ वुमेन है उसको मेंटेन करना है। तो पाकिस्तान में भी फिर हमने देखा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया कि ये एक गुड डिसीजन है और पाकिस्तान में भी होना चाहिए। दो कि ये एक पॉपुलर ओपिनियन नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसे और एक्शंस लें और उस तरह की जो डिमांड्स है वो फिर पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिले।